कल रात में मेरी बात हो रही थी अपने दोस्त से और वो मुझे कह रहे थे कि उनका क्रेडिट कार्ड का जो बिल है वो बहुत बढ़ गया है। तो पहली बात तो ये कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि भाई क्रेडिट कार्ड का बिल कैसे बढ़ सकता है? आपका तो हर महीने का बिल होता है ना, तो वो कैसे बढ़ सकता है? उसके अंदर ऐसी क्या साइंस है कि आपने कोई खर्चा ज़्यादा कर दिया? उन्होंने कहा नहीं यार, जो मेरी इंस्टॉलमेंट जाती थी वो काफ़ी बढ़ रही है और आई डोंट अंडरस्टैंड कि क्यों बढ़ रही है। तो मैंने कहा ज़रा इस बारे में बात करते हैं और उनकी बेवकूफ़ी के बारे में बात करते हैं कि वो क्या बेवकूफ़ी कर रहे थे और आप लोग इससे कैसे बच सकते हैं और क्यों ऐसा होता है। तो इस बारे में बात करते हैं। यूएई के पर्सपेक्टिव से और पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से, दोनों पर्सपेक्टिव से बात करेंगे। सो एज आई सेड, मेरे एक दोस्त से जब मेरी बात हो रही थी और वो मुझे क्रेडिट कार्ड की अपनी स्टोरी बता रहे थे, तो मैंने उनसे बोला कि भाई ऐसा क्या हो गया है? ऐसा क्या खर्चा हुआ है लास्ट मंथ जो आपको इतना ज़्यादा इम्पैक्ट आ रहा है? तो उसने बोला यार, मेरा कोई खर्चा लास्ट मंथ नहीं हुआ है, ये तो मेरे जो बिल्स जा रहे होते हैं क्रेडिट कार्ड के वो इन्फ्लेट कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि उसकी पैसे बढ़ गए हैं और जो मेरी फीस जो मैं नॉर्मली मिनिमम पेमेंट करता था वो बढ़ गई है। मैंने कहा यार ये कैसे हो सकता है? फिर मुझे पता चला कि यार वो मिनिमम पेमेंट पे चलने वाले लोग हैं और जिस तरह से इम्पैक्ट पड़ रहा होता है इंटरेस्ट रेट्स का वर्ल्ड वाइड, वो उनको उसी तरह से इम्पैक्ट पड़ता है। अब इस बात से मैंने कहा यार इस पे एक वीडियो बननी चाहिए अगेन। इसके टॉप मुझे हर हर जब भी किसी बंदे से बात करता हूँ तो मुझे एक नया टॉपिक मिल जाता है। अब अभी रिसेंटली इस पे वैसे मुझे पहले वीडियो बना लेनी चाहिए थी, लेकिन अभी रिसेंटली यूएस गवर्नमेंट कहना चाहिए, नहीं फेड ने, यूएस फेड जो उनका इक्विवेलेंट टू हमारा स्टेट बैंक होता है ना, उनका इक्विवेलेंट टू फेड है। तो उसने इंटरेस्ट रेट बढ़ाए वहां पर 75 बेसिस पॉइंट्स। 75 बेसिस पॉइंट्स उसको बोलते हैं। बेसिस पॉइंट्स बोलते हैं क्यों, अब मुझे नहीं पता आप लोगों को पता है कि नहीं, लेकिन बेसिस पॉइंट्स का मतलब ये होता है कि जब भी आप परसेंटेज में बात करते हैं तो लेट से अगर आपके इंटरेस्ट रेट इस वक्त 15% चल रहे हैं और कल हो जाते हैं 15.5%, तो कहने को वो 0.5% इंक्रीज हुआ है, लेकिन 0.5% इंक्रीज को जब आप 0.5% इंक्रीज बोलेंगे तो वो लॉजिकली गलत हो जाएगा। वो इसका मतलब ये होगा कि आप तो कह रहे हैं कि 15% का 0.5% है, तो 15% का 0.5% नहीं है। बेसिकली वो ओवरऑल 15 से 15.5% हो गया। तो उसको डिस्टिंग्विश करने के लिए उसको कहते हैं 50 बेसिस पॉइंट, यानी कि 0.5% कह लें या 0.5 परसेंटेज पॉइंट कह लें। तो खैर एनीवेज, 75 बेसिस पॉइंट इंक्रीज का मतलब ये है कि प्राइस जो इंक्रीज हुआ है इंटरेस्ट रेट के अंदर वो हुआ है 0.75% का। वो इम्पैक्ट करा है पूरी दुनिया में। अब कुछ मुल्कों में ज्यादा इम्पैक्ट करता है और कुछ लोगों में कम इम्पैक्ट करता है। आज जो मैं वीडियो में बात करूंगा ना, वो ये बात करूंगा कि आप पे जो ये इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं ये क्यों बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये गवर्नमेंट्स क्यों बढ़ाती हैं, और दूसरे बात या चेंज करती हैं या कम करती हैं या बढ़ाती हैं, क्यों करती हैं। दूसरी बात ये कि हम पे एज अ कंज्यूमर पाकिस्तान के अंदर या इंडिया के अंदर या लेट से यूएई के अंदर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और क्या डिफरेंस है इम्पैक्ट का। लेट से पाकिस्तान के अंदर जो इम्पैक्ट पड़ रहा है वो सेम होगा जो जो लेट से यूएई के अंदर हमें पड़ेगा यूएस के इंटरेस्ट रेट बढ़ने से। फिर उसके बाद तीसरी बात ये कि आप उसको अगर कोई एडवर्स इम्पैक्ट पड़ रहा है तो उसको मिटिगेट कैसे कर सकते हैं। तो ये तीनों चीजें आज मैं डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले इंटरेस्ट रेट बढ़ते क्यों हैं? इंटरेस्ट रेट बढ़ते इसलिए हैं कि भाई इन्फ्लेशन है। अब एजेस ओल्ड जो एक तरीका है गवर्नमेंट्स का इन्फ्लेशन को सर्च करने के लिए, अरेस्ट करने के लिए, वो है इंटरेस्ट रेट बढ़ाना। अब ये सही है गलत है, ये बहुत लंबी डिबेट है कि ये गवर्नमेंट जो करती हैं ये सही करती हैं या लेट से फेडरल बैंक जो करते हैं या स्टेट बैंक जो करता है वो सही करता है। मतलब कुछ हद तक ये बात सही भी है, लेकिन कुछ पॉइंट्स पे ये बात गलत हो जाती है, क्योंकि जब ग्लोबली ऑयल प्राइसेस बढ़ रही होती हैं, ग्लोबली सप्लाई चेन के इश्यूज होते हैं, तो आपके एक कंट्री के इंटरेस्ट रेट, इंडिविजुअल कंट्री के इंटरेस्ट रेट बढ़ाने या कम होने से, लेट से बढ़ाने से वो इन्फ्लेशन को अरेस्ट नहीं कर सकता है। लेकिन एट द सेम टाइम बहुत सारे और फैक्टर्स होते हैं जो इन्फ्लेशन को इम्पैक्ट करते हैं, लेट्स से लोअर इंटरेस्ट रेट। सो इट्स अगेन वेरी लॉन्ग डिबेट और मैं कोई इकोनॉमिस्ट नहीं हूं जो मैं इस बारे में बहुत ज्यादा बात कर सकूं, लेकिन मैं ये सिर्फ बता रहा हूं आपको एक पर्सपेक्टिव के इंटरेस्ट रेट क्यों बढ़ाते हैं। तो यूएस में भी इन्फ्लेशन बढ़ गई है, तो इस वजह से वहां पर गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए। अब जब इंटरेस्ट रेट बढ़ गए तो उसका इम्पैक्ट हम पे क्या आता है? तो इंटरेस्ट रेट बढ़ने से सबसे पहले तो इकोनॉमिक एक्टिविटी कम हो जाती है। तो अगर पाकिस्तान की ओवरऑल बात करें या दुनिया की ओवरऑल बात करें तो हम, क्योंकि यूएस से डायरेक्टली लिंक्ड होते हैं, रीजन बीइंग कि हमारी जो जो एक्सपोर्ट्स हैं, वो हमारा एक मेजर एक्सपोर्ट पार्टनर है यूएस। और इसके अलावा सॉफ्टवेयर्स के अंदर भी हमारे जो आईटी कंपनीज है वो यूएस एक्सपोर्ट कर रही होती है सॉफ्टवेयर्स। गुड्स एंड कमोडिटीज के अंदर भी जो है ना हम यूएस को एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो वो ओवरऑल जब यूएस के अंदर स्लो डाउन होगा, टेक्सटाइल के अंदर भी हम भेज रहे होते हैं चीज़ें, तो अगर
यूएस के अंदर स्लो डाउन होगा तो वो हमारी एक्सपोर्ट्स भी इम्पैक्ट करेंगी। ये इस हद तक हम इम्पैक्ट करते हैं अगर यूएस के अंदर इन्फ्लेशन लेट्स से इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं। लेकिन उससे ज्यादा मेरा नहीं ख्याल कि हम बहुत ज्यादा कोई इम्पैक्ट करते पड़ता है हमारे ऊपर बीइंग इन पाकिस्तान। लेट्स से अब हम यूएई की बात करते हैं, तो यूएई के अंदर जो फर्क क्या है लेट्स से पाकिस्तान और यूएई का फर्क ये है कि यूएई के अंदर जो करेंसी है यहाँ की दिरहम, या और जो बहुत सारे और मुल्क हैं दुनिया में जीसीसी कंट्रीज स्पेशली, जिनकी करेंसीज डायरेक्टली पैक्ड हैं लेट्स से यूएस डॉलर से। तो यूएस डॉलर की जो भी डायरेक्शन होती है हमारी करेंसी, हमें पता है यूएई के अंदर 3.67 लेट्स से $1 इज इक्वल टू 3.67 दिरहम। इसी तरह से जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है यूएस की, हम उसी पे चलते हैं। यानी कि लेट्स से अभी वो इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं तो यहाँ पर यूएई में भी इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएंगे, इसी तरह से कम होंगे वहां पर तो यहाँ पे भी कम हो जाएंगे, क्योंकि वो डायरेक्टली लिंक्ड होती है, वो सिस्टम लिंक्ड है डायरेक्ट। उसकी वजह से आपकी जो एज अ कंज्यूमर जो आपके पास जो लोन्स हैं लेट्स से, या आपकी जो सेविंग्स हैं, या आपकी जो डिपॉजिट्स हैं, या आपकी कार लोन्स हैं, या लेट्स से आपके क्रेडिट कार्ड के लोन्स हैं, आपकी पर्सनल लोन्स हैं, होम लोन है, जो भी चीजें हैं ये सारी की सारी डायरेक्टली लिंक्ड है आपके इंटरेस्ट रेट से। और इंटरेस्ट रेट जो है वो यूएस के अंदर अगर कम होते हैं, ज्यादा होते हैं, तो ये भी डायरेक्टली इंपैक्ट होता है। अब यहाँ पर इस केस के अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे फ्रेंड जो बता रहे थे मुझे कि उनके क्रेडिट कार्ड की बिल ज्यादा हो रहे हैं, तो ये इसी तरह से अगर आपका कोई पर्सनल लोन है, पर्सनल लोन की बात करते हैं थोड़ी देर में, अगर आपका कोई क्रेडिट कार्ड लोन है, अगर आपका कोई होम लोन है, ये दोनों लोन्स डायरेक्टली इंपैक्ट होंगे एग्जिस्टिंग लोन्स। लेकिन अगर आपका कोई लेट्स से कार लोन है, लेट्स से कोई पर्सनल लोन है, ये शायद इम्पैक्ट ना हो आपकी डायरेक्टली इस रेट चेंज की वजह से। और उसका रीजन ये है कि वो होते हैं फिक्स टेन्योर के ऊपर, फिक्स रेट के ऊपर। ये जो लेट्स से क्रेडिट कार्ड के लोन्स होते हैं या जो होम लोन्स होते हैं, ये जनरली फ्लोटिंग रेट्स होते हैं, कुछ अरसे के लिए फिक्स होते हैं और उसके बाद ये फ्लोट करते हैं जैसे जैसे आपके जो गवर्नमेंट की डिसाइडेड रेट्स होते हैं उसकी बेसिस के ऊपर। तो इस वजह से यहाँ पर वो लोग इम्पैक्ट करेंगे जिन लोगों का ऑलरेडी लोन होगा। अब इसके अंदर आपको क्या करना चाहिए, आप लोग मतलब आपकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए इस केस के अंदर, या अपने आप को किस तरह से सेव कर सकते हैं। उसके लिए भाई सबसे पहले तो ये कि अपनी चादर को देख के पैर फैलाएं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये कि आपके जो लोन का जो एक्सपोजर है ना वो कम से कम होना चाहिए। जैसे पहले बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि यार मॉर्गेज को आप कंटिन्यू करें, डेट को आप ज्यादा से ज्यादा रखें और अपने पैसे हैं वो अपने पास रखकर दूसरी जगहों पे इन्वेस्ट करें। ये बात कुछ हद तक सही है, लेकिन आजकल के जमाने में जब इंटरेस्ट रेट इतने बढ़ जाते हैं तो आपको बेहतर ये है कि अपने जो लोन्स एग्जिस्टिंग लोन्स हैं उनको खत्म करने की कोशिश करें। और लेट्स से जो चीजें आपकी फिक्स हैं, कम रेट के ऊपर फिक्स हैं, वो ठीक है। लेट्स से आपका कार लोन है, लेट्स से आपने कार लोन लिया हुआ है, जो कि मैं रिकमेंड नहीं करता कार लोन के ऊपर लेना। उस पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाई थी कि किस बेसिस के ऊपर आप कार का लोन लेना चाहिए, उसका मैंने लिंक लगा दिया यहाँ पर। लेकिन अगर आपका कोई कार लोन है जो कि फिक्स्ड है, जो आपका कोई पर्सनल लोन है जो कि फिक्स्ड है, यानी कि आपको पता है लेट्स से 2 साल रह गए इस लोन के अंदर और इस परसेंटेज से फिक्स्ड हुआ हुआ है, इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आनी, और आपकी ये हालात ऐसे हैं कि अगले 2 साल तक ठीक चलता रहेगा, तो आपको जरूरी नहीं कि आप उसको पे ऑफ करें। पॉइंट या प्रॉब्लम जब आती है जब आपका ये फ्लोटिंग रेट में कन्वर्ट होता है या फ्लोटिंग रेट होता है, जिसके अंदर आपके जो क्रेडिट कार्ड के लोन्स हैं या आपके जो होम लोन है, ये 2 ऐसे लोन्स हैं जो नॉर्मली फ्लोटिंग होते हैं। यानी कि आज इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो क्रेडिट कार्ड तो इम्पैक्ट फौरन डाल देता है ना। मैंने बल्कि अभी एक ट्वीट भी किया था कि पहली दफा मुझे एचएसबीसी ने एक टेक्स्ट किया कि भाई हमारा जो रेट है ना वो एनुअल बेसिस के ऊपर उन्होंने शो किया था। आप ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं मुझको, मैंने उसके अंदर डिटेल बताई हुई थी कि किस तरह से मैं सरप्राइज हुआ था एचएसबीसी के इस टैक्स से। एनीवेज, जो आपका क्रेडिट कार्ड लोन है वो तो इन एनी केस, इन ऑल केसेस, चाहे इंटरेस्ट रेट 0 पे आ जाए, वो क्रेडिट कार्ड वाले तो आपकी खाल उतारेंगे। तो क्रेडिट कार्ड की तो आप हमेशा पे ऑफ करें उसको, फुल एंड फाइनल पे ऑफ करें, हमेशा डेट से पहले उसको पे ऑफ करें और 100% पे ऑफ करें। तो क्रेडिट कार्ड तो एक ऐसी चीज है जो इन एनी केस आपको दुख देती है अगर आप उसको बियॉन्ड योर स्पेसिफिक डेट आगे चलते हैं। इस केस के अंदर फर्दर दुख देती है, क्योंकि अगर लेट से आपका एनुअल रेट 44% के ऊपर है तो वो एकदम से 50% पे चला जाएगा। तो इमेजिन करें कि आपका कितना क्रेडिट कार्ड के अंदर जो है लॉस होगा अगर आप क्रेडिट कार्ड के लोन्स को कैरी ओवर करते हैं इन केसेस के अंदर जब आपके इंटरेस्ट रेट बढ़े होते हैं। अब आते हैं होम लोन के ऊपर। तो होम लोन के अंदर इस तरह होता है कि कुछ टाइम होता है,
थोड़ा लैगिंग फैक्टर आता है कि फौरन वो इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ते, लेकिन फिर भी इंटरेस्ट रेट का इम्पैक्ट आ जाता है। कुछ लोगों ने मतलब शुरू के 2 साल फिक्स्ड होते हैं और उसके बाद आगे उसका वेरिएबल होता है। तो इसके अंदर हमें करना क्या चाहिए? हमें ये करना चाहिए भाई, सबसे पहले तो अपने नए लोन्स ना लें। नए लोन्स जैसे ये तो मैं एग्जिस्टिंग लोन्स की बात बता रहा था ना आपको, कि क्रेडिट कार्ड और गाड़ी की जो लेट से होम लोन है, उसके अंदर लेट से अगर होम लोन है उसको ट्राई करें कि एज सून एज पॉसिबल पे ऑफ करने की कोशिश करें, कि एज मच एज पॉसिबल यू कैन पे इट। अब आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो क्रेडिट कार्ड बिल्कुल भी यूज ना करें। आई मीन टू से उसको कैरी ओवर ना करें। क्रेडिट कार्ड यूज करें, मैंने उस पर भी वीडियोस बनाई हुई है कि क्रेडिट कार्ड को यूज करने के बड़े फायदे हैं। मैं यूज करता हूं, मैंने आई थिंक अब तक कोई 50,000 दिरहम पिछले 13 साल के अंदर यूएई के अंदर रहते हुए मैंने उससे कमाए क्रेडिट कार्ड से। मैंने आज तक उसकी कोई ऐसी पेमेंट नहीं डिले की है। तो यानी कि मैंने हर महीने मैं यूज करता हूँ और हर महीने फुल पेमेंट करता हूँ। तो आप 13 महीने के हिसाब से लगा लें, मेरी मैथ इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट कोई 150 मंथ्स मैंने जो उसके अंदर पे किया है वो मैंने विदाउट एनी फेल पे किया, और एक से ज्यादा क्रेडिट कार्ड पे किया। तो वो तो सबसे पहले आपको ये दिमाग में होना चाहिए। दूसरी बात, जो नए लोन्स हैं कभी भी ना लें फिलहाल उसको, नए लोन्स के हिसाब से। पर्सनल लोन जब तक कि कोई मेजर आपके पास अच्छा रीजन हो नया लोन लेने का, जब तक कोई नया लोन ना लें। किसी इन्वेस्टमेंट के लिए लोन बिल्कुल भी ना लें। लेट से आपका पहला घर है और आपका, मैंने पहले भी बात की है कि अगर आपके घर के अंदर आपका दिमाग लगा हुआ है कि यार ये घर जब तक नहीं होगा तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता, उस केस के अंदर आप एक इन्वेस्टमेंट करें। अगर लोन पे करनी है तो करें उसको, अगर कम से कम रेट के ऊपर आपको लोन मिलता है तो उसके ऊपर करें। अगर आपके अगर मेंटालिटी ऐसी नहीं है तो फिर मैं कहता हूं कि लोन बिल्कुल भी ना लें। ऑर्गेनिकली ग्रो करें, जिस तरह भी करना है आपको ऑर्गेनिकली करें। और ये तो जो इस तरह की चीजें होती है ना, ईएमआई वाली चीजें हैं कि आज ये ले लें और कल आपको इंटरेस्ट फ्री मिल रहा है 6 महीने के लिए, तो ये सारी गिमिक्स हैं और इसके अंदर कहीं ना कहीं से आपके पैसे निकल ही जाते हैं। उस पर अलग से वीडियो बनाएंगे कि ये 0% ईएमआई होती क्या है और क्यों होती है। एनीवेज, मैं ये कहता हूँ कि कोई पर्सनल लोन ना ले। आजकल के ज़माने में गाड़ी बिल्कुल भी आप उसको वो ना करें, अपना जो लीज है, या लेट से लीज तो नहीं कहना चाहिए वर्ड उसको, आप उसको बैंक फाइनेंस ना करें गाड़ी को। जितने पैसे हैं उसके हिसाब से यूज कार्ड ले लें। और अगर आपके पास इतने डेल्टा आ रहा है कि आप क्या समझते हैं कि यार मुझे गाड़ी ज़्यादा चलानी है और मुझे रिलायबल कार चाहिए और मेरे पास टाइम ज़ाया हो रहा है मेरा, अगर मैं यूज कार के चक्कर में इधर उधर फिरता रहूँगा, तो फिर आप नई गाड़ी ले लें, लेकिन ट्राई करें कि उसको उस पे ना लें, बैंक फाइनेंसिंग पे ना लें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो लोग बहुत ज्यादा बड़ी गलती करते हैं, और आजकल के जमाने में अगेन वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा आप पे, कि अगर आप गाड़ी लोन पे लें और वो यूज्ड कार लोन पे लें, यूज्ड कार के लोन जो 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 रेट्स होते हैं वो और ज्यादा होते हैं न्यू कार से। न्यू कार अगर लेट से 3%, मैं यूएई की बात करूं, पाकिस्तान में तो पता नहीं मुझे आजकल क्या रेट चल रहा है, लेकिन अगर यूएई की बात करें तो 3% पे अगर न्यू कार मिल रही है तो आपको शायद 5% या 4.5% के ऊपर जो है आपको यानी हमेशा यूज्ड कार की जो रेट्स होंगे वो ज्यादा होंगे, उस पर पेपर वर्क ज्यादा होगा, तो वो फजूल का हेसल है। मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता कि यूज कार आप बैंक लोन के ऊपर लें। यूज कार हमेशा कैश पे लेनी चाहिए। अब आखिरी जो बात रहती है उसकी, जो प्रॉपर्टी है आपकी, उसको कैसे लेना चाहिए। तो उसको लेने के लिए अगेन एज आई सेड कि अगर आपके पास कोई और लोन नहीं है, कोई और डेट नहीं है आपके पास, तो आप फिर सोचें कि चलो एक मैं डेट ले लेता हूँ और एक लोन ले लेता हूँ मैं प्रॉपर्टी के लिए, भले वो आपका अपना घर हो या भले आपका कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हो। लेवरेज इसे कहते हैं ना, लेवरेज, क्योंकि लेवरेज आप कर रहे हैं, आप किसी के पैसे से अपना एसेट बना रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए, रियल एस्टेट के लिए। मैं कभी भी स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट के लिए लोन कभी भी मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप लेट्स से स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट के लिए कोई लोन लें, या किसी किस्म की और इन्वेस्टमेंट के लिए कोई लोन लें। आप कोई बिजनेस चला रहे हैं, अगर आपको बिजनेस में बहुत ज़्यादा लेट्स से बहुत ज़्यादा बिलीव है अपने ऊपर, तो फिर प्रॉब्ली आप, ये तो आप इंडिविजुअल केसेस के ऊपर डिपेंड करता है ना कि कैसे होता है, लेकिन मैं एक जनरल रूल ऑफ थंब बता रहा हूँ कि अगर आप किसी रियल एस्टेट के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए लोन लेना चाहते हैं तो वो एक लोन इनफ है। उस लेंथ ऑफ द लोन के लिए आजकल की जो इंटरेस्ट रेट है उसके हिसाब से आपको सिर्फ एक ही लोन रखना चाहिए और उसको कंटिन्यू रखें। फोकस रहें अपने एम्स के अंदर, फोकस रहें अपनी जॉब के अंदर, क्योंकि आपकी जॉब आपकी इनकम प्रोड्यूसिंग एक एसेट है जो आपको मिल रहा है हर महीने, उसको फॉर ग्रांटेड ना लें। कितना भी साइड हसल कर लें, आपकी जॉब जब तक आप इस लेवल पे ना आ जाए कि आप उसको मूव आउट कर सकें, जॉब को पूरा टाइम दें। जॉब को फॉर ग्रांटेड लेने का मतलब ये है कि आप जिसे कहते हैं ना, वो आजकल एक बड़ा मज़ेदार टर्म यूज़ कर रहे हैं यूएस के अंदर, क्वाइट क्विटिंग की,
यानी कि आप हल्के 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 करके जॉब से साइडलाइन हो रहे हैं, तो वो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। मैं पर्सनल फाइनेंस के ऊपर डिफरेंट वीडियोस बनाता हूँ, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मल्टीपल वीडियोस आपको मिलेंगी पर्सनल फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स के लिए, इन जनरल यूएई में जो लोग रहते हैं उनके लिए, पाकिस्तान में जो लोग रेजिडेंट हैं उनके लिए, इस तरह की बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर मैं बात करता हूँ। इसके अलावा मेरा एक न्यूज़लेटर है, उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। उसके अंदर भी मैं डिफरेंट बातें करता हूँ। मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, उस पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर के ऊपर थोड़ा सा मैं एक्टिव होता हूँ। इसके अलावा जैसे मैंने इस वीडियो में बात की है इंटरेस्ट रेट्स की, तो मैंने एक और टॉपिक पे डिटेल में डिस्कशन की थी कि फ्लैट वर्सेस रिड्यूसिंग रेट का क्या डिफरेंस होता है और आपके लिए कौन सा अच्छा है। आप फ्लैट रेट लेना चाहते हैं, रिड्यूसिंग रेट लेना चाहते हैं, कौन सा आपके लिए बेहतर है। इसके अलावा मैंने एक और वीडियो बनाई थी, इन्फ्लेशन को कैसे बीट कर सकते हैं कंपाउंडिंग से। आपको इस अगेन यहाँ पर वीडियो नजर आ रही होगी, उसको जाके देखें। प्लीज मुझे बताइएगा कैसी लगी ये वाली वीडियो, कैसी लगी और वो वीडियोस कैसी लगी, प्लीज मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।